नमस्ते दोस्तों, आर के पॉकेट एफएम चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। एपिसोड 122 सच पता चलने पर ये कैसा फील करेंगी। ए फ्लैट आगे। ऋषि अपने और वीर रावल के सारे गुनाह कबूल रहा था। ऋषि अभी भी वीर की कॉलर पकड़ उसे दीवार में धकेल रहा था। ऋषि एक बार फिर से जोर देते हुए कहता है, बोलिए क्यों किया आपने ऐसा। वीर रावल ऋषि के हाथ से अपनी कॉलर छुड़वाते हुए कहता है, क्योंकि उस आकाश जिंदल ने 15 साल पहले मुझे जेल भेजा था। मैं जेल में 7 साल रहकर आया था। मैं बस उसका बदला लेना चाहता था और भगवान ने मुझे देखो मौका भी दिया, एक तीर से 2 निशाने करने का। उस रात ड्राइविंग सीट पर आशी थी। ये बात सब जानते हैं, लेकिन आकाश जिंदल सड़क पर क्यों था ये किसी ने नहीं सोचा। तुमने भी नहीं सोचा। जब मैंने अपनी करतूत को आशी के सर पर मंड दिया। नाज अपने रोहंदे गले से कहती हैं, जरूर आपने कुछ गलत किया होगा जो पापा ने आपको जेल भेजा। वीर जुनियत से कहता है, ए लड़की, मैंने तो आरआर ग्रुप्स के प्रोजेक्ट से पैसे चुराए थे, लेकिन वो कंपनी तो भाई की थी। जिंदल उस समय अपने होटल की इंटीरियर डिजाइनिंग आरआर से करवा रही थी। वो पैसे जिंदल की एडवांस पेमेंट थी, जो मैंने आरआर ग्रुप्स में पहुंचने से पहले ही कुछ चुरा लिए थे। लेकिन ये बात आकाश जिंदल को पता चल गई। जो मैंने पेमेंट गायब की थी, वो अमाउंट कंपनी ने जिंदल से मांग ली। आकाश जिंदल ने मुझे धोखाधड़ी करने के इल्जाम में जेल पहुंचा दिया। मैंने तो मेरे भाई का पैसा लिया था। ये मेरी बात किसी ने नहीं समझी, भाई ने भी नहीं, और मुझे 7 साल की सजा हुई। जेल से वापस आ मैंने भैया, भाभी और रावी को मारने का प्लान बनाया, क्योंकि उस समय सारी प्रॉपर्टी रही के नाम थी। मुझे लगा तुम दोनों भाइयों को बहला फुसला कर प्रॉपर्टी में ले लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रावी के बाद का 60% प्रॉपर्टी का हिस्सा रोनी के नाम और बाकी ऋषि के नाम था, जो मुझे तुमसे लेना मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने तुम दोनों को मोहरा बनाकर आकाश जिंदल से बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया। सोचा था एक तीर से 2 निशाने करूंगा, तुम आशी को मरवा दोगे, फिर मैं तुम दोनों भाइयों को फंसा दूंगा। लेकिन वो करण, उसका पति, रास्ते में रुकावट बनता रहा। जब पहाड़ी पर हमला करवाया तब भी उसने आशी को बचा लिया। जमीन वाले कैसे से भी बचा लिया। मेरी सारी चालें मेरे खिलाफ पड़ गई। ऋषि वीर रावल का हाथ पकड़कर कहता है, चलो चाचा जी, अब दोनों साथ में चलेंगे। तभी आईसीयू रूम का दरवाजा खोलकर आदित्य अपनी टीम के साथ अंदर आता है। ऋषि और वीर रावल की कलाई पर हथकड़ी बांध देता है। रोनी धीरे धीरे बेड पर से उठता है। नाज आगे आ रोनी की हेल्प करती है। रोनी अपने चाचा से कहता है, आपने फोर्ड पापा के साथ नहीं, आकाश जिंदल के साथ किया था। अगर पापा के पैसे चुराए थे तो कंपनी में तो इन्फॉर्म करते। आपने खुद गुनाह किया और सजा मिलने पर भी आप आकाश जिंदल को गुनहगार साबित कर रहे हैं। मुझे तो आपको चाचू कहने पर गन आती है। रोनी नाज के सहारे पर खड़ा था। ऋषि आदि के साथ जाने से पहले रोनी और नाज से कहता है, मैं अपनी गलतियों की सजा लेना चाहता हूँ। मैंने अपने हिस्से का सब कुछ नाज के नाम कर दिया, शायद इससे मेरा गिल्ट कम हो जाए। रोनी की आंखें नम हो जाती है। जैसा भी था, ऋषि उसका भाई था। ऋषि रोनी को गले लगाकर कहता है, सॉरी, अब सारा बिजनेस तुझे संभालना है, और साथ साथ अपने बच्चे नाज और राही को भी। इतना कह ऋषि आदि के साथ चला जाता है और 2 हवलदार बाजू से वीर रावल को पकड़कर ले जाते हैं। वीर उनकी पकड़ से छूटने के लिए झटपटा रहा था। दोनों को पुलिस अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बुआ जी तो आशी और करण से मुंह फुलाकर बैठी थी, क्योंकि आशी और करण के अनवी के अडॉप्ट करने के फैसले के खिलाफ थी। आशी और करण रेडी होकर नीचे आते हैं। आज करण आशी को अपने साथ अपनी कंपनी में लेकर जाने वाला था। आशी की गोद में अनवी थी, जो कि आशी के गले की चैन से खेल रही थी। आशी और करण जब लिविंग एरिया में आते हैं, रत्ना देवी दोनों को ताना मारते हुए कहती हैं, मेरी अनवी की मां के हाथ से उसके पिता को मरवा दिया। अब इसकी मां हॉस्पिटल में है और खुद 2 कागज पर साइन कर इसके माँ बाप बन गए। मेरी बच्ची से इसके पिता का नाम भी छीन लिया। अरे इतना ही बच्चे पालने का शौक है तो खुद का क्यों नहीं करते। क्यों मेरे साहिल के वंश को मुझसे छीन रहे हों। रत्ना एक जोरदार आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है। रणधीर चौधरी की आवाज इतनी तेज थी कि सभी घर वाले बाहर आ गए थे, सिवाय आदि के, क्योंकि आदि तो पुलिस स्टेशन से घर नहीं आया था। रणधीर चौधरी अपनी छड़ी से टक टक की आवाज निकालकर सीढ़ियों से उतरते हुए रत्ना के सामने आकर कहता है, तुम एक ऐसे इंसान का नाम इस मासूम सी बच्ची को देना चाहती हो जिसने। रणधीर चौधरी अपने आगे के शब्द अपने मुंह में ही दबा लेता है। रणधीर चौधरी आगे कहते हैं, क्या चाहती हो तुम। इस मासूम सी बच्ची को एक रेपिस्ट का सरनेम देना चाहती हो। कभी सोचा है अगर बड़े होने पर इस बच्ची को अपने पिता का सच पता चलेगा तो ये कैसा फील करेगी। रणधीर चौधरी रत्ना को वार्निंग देते हुए कहता है, तुम्हें तो इन दोनों का शुक्रिया करना चाहिए। ये दोनों मिलकर तुम्हारे उस मरे हुए बेटे से तो लाख गुना अच्छी परवरिश करेंगे। आज के बाद अनवी को आशी, करण ने गोद लिया है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना। सभी घर वाले हैरानी से रणधीर चौधरी को देख रहे थे। ये पहली बार था कि उन्होंने रत्ना को डांटा हो।
अर्जुन तो आंखें फाड़े हैरानी से देख रहा था। अर्जुन खुद में ही बड़बड़ाता है, ये छोटा रणधीर चौधरी इतना सेल्फिश क्यों है? इसे अनवी की हकुशी से ज्यादा साहिल जैसे घटिया इंसान का नाम अनवी को देना है। रणधीर चौधरी अपनी बात पूरी कर आशी के पास आ उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, हम उम्मीद करते हैं जो हमने 6 साल पहले एक गुनहगार को छिपाकर गुनाह किया है उसके लिए हमें तुम माफ कर दोगी। अपने दोनों हाथ जोड़ अपने भरी गले और भीगी पलकों से कहते हैं। रणधीर चौधरी को यूं देख आशी की आंखें नम हो जाती है। आशी अपनी आंखों की नमी को छिपाकर कहती हैं, दादाजी आपने जो किया वो अपनी बेटी के प्यार में आकर किया, लेकिन आप जैसे असूलों और रीति रिवाजों को मानने वाले शख्स को क्या किसी दूसरे की बेटी का दर्द दिखाई नहीं दिया? आशी अनवी को करण की गोद में देकर आगे बढ़ रणधीर चौधरी के हाथों को पकड़कर नीचे करते हुए कहती हैं, दादाजी जो होना था वो बीत चुका, अब आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। इतना कह आशी हवेली से बाहर निकल जाती हैं। करण एक बार रणधीर चौधरी की ओर देखकर आशी के पीछे बाहर चला जाता है। अर्जुन नीति के पास जाकर कहता है, हाय हाय चाची ये क्या देख रहा हूं मैं? नीति अर्जुन की बाजू पर चपत लगाते हुए कहती है, हाय हाय अर्जुन तुझे दिखाई और सुनाई देना कम हो गया है क्या जो मुझसे पूछ रहे हो? अर्जुन अपने सर पर हाथ मारते हुए कहता है, हाय हाय चाची मैं तो जा रहा हूं कहीं आशी भाभी गुस्सा हो गई तो मुझे उनके गुस्से से डर लगता है। सिमरन जी निशी से कहती हैं, जाओ निशी तुम वरना लेट हो जाओगी हॉस्पिटल जाने में। निशी अपना सर हिला चली जाती है। आशी बाहर अपनी कार के पास जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठने वाली थी कि करण आशी को आवाज लगाकर रोकता है। आशी पलटकर करण की ओर देखती है। करण आशी को एक साइड से गले लगाते हुए कहता है, जस्ट इग्नोर। आशी अपना सर हिला कार में ड्राइविंग सीट बैठ जाती है। करण भी दूसरी साइड बैठ जाता है। तभी अर्जुन अंदर से भागते हुए आकर पीछे सीट पर बैठ जाता है। अनवी करण की गोद में बैठी थी। करण आशी का मूड जो कि रत्ना देवी की बातों से थोड़ा सा खराब हो गया था ठीक करने के लिए कहता है, गाड़ी का रॉकेट ना बनाए मेरी लाडो डर जाएगी, कार का रॉकेट मत बनाना मेरी लाडो डर जाएगी। आशी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। आशी कार स्टार्ट कर कंपनी के लिए मोड़ देती है। जिंदल मेंशन। देव रेडी हो मिरर के सामने अपने बाल से करते हुए नत्तू को आवाज लगाकर कहता है, नत्तू जल्दी करो कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। नत्तू वॉशरूम से निकलकर आती है। नत्तू अपने बाल टॉवल से पोंछते हुए मुंह बनाकर देव को अपने कंधे से मारते हुए मिरर के सामने से हटाते हुए कहती हैं, खुद तो 1 घंटा बाथरूम में लगा कर आए हो और मुझे कह रहे हो लेट हो रहे हैं। नत्तू अपने बाल ठीक कर अपनी मांग में सिंदूर लगाकर छिपा लेती है। देव पीछे खड़ा नत्तू को बड़े प्यार से देख रहा था। देव को नत्तू को सिंदूर छिपाते देख ना जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लगा। उसे आज ऐसा लग रहा था मानो कॉलेज में नत्तू अपना सिंदूर छिपा कर रखे। ये डिसीजन भी मानो उसने नत्तू पर जबरदस्ती ही थोप दिया था। पीछे मुड़कर नत्तू अपना बैग उठा उसमें अपनी बुक्स डालकर देव को आवाज लगाते हुए कहती है, चलिए। देव जो अपनी ही सोच में खोया था, नत्तू की आवाज सुन अपनी सोच से बाहर आ, कार की किया उठा अपनी बुक्स उठाकर रूम से चले जाता है। नत्तू खुद में ही देव का उदास चेहरा देखकर कहती हैं, अब इन्हें क्या हुआ? नत्तू अपने ख्याल झटक कर नीचे चली जाती है, जहां पार्वती जी और श्री ब्रेकफास्ट कर रहे थे। श्री आकाश जी को खाना खिला रहे थे। पार्वती जी नत्तू को देखकर कहती हैं, आजा ब्रेकफास्ट कर ले। नत्तू पार्वती जी के पास तेज कदमों से आकर चेयर पर बैठने वाली होती है कि तभी पीछे से दरवाजे पर खड़ा देव कहता है, नत्तू लेट हो रहे हैं कैंटीन में कुछ खा लेना। नत्तू बेचारी सी शकल बनाकर चेयर से खड़े होते हुए बड़बड़ाती हैं, खुद ने भी नहीं खाया और मुझे भी नहीं करने देंगे ब्रेकफास्ट। मुंह बना नत्तू वहां से चली जाती है। पार्वती जी की हंसी छूट जाती है। श्री हल्का सा मुस्कुरा कर कहती हैं, ये दोनों ना जाने कब समझदार बनेंगे। एपिसोड 123 अभय राणा हवेली आया था। अब आगे आशी का केबिन। आशी और करण दोनों ही अनवी के साथ अपने केबिन में आ जाते हैं। अर्जुन अपने केबिन की ओर चला जाता है। आशी अपनी चेयर पर बैठ अपना लैपटॉप ऑन कर देती है। करण आशी के सामने चेयर पर बैठ अनवी को टेबल पर बैठा देता है। अनवी के साथ मस्ती करने लगता है। आशी अपना काम स्टार्ट कर देती है। कुछ देर बाद आशी के केबिन के दरवाजे पर नॉक होता है। आशी के कम इन कहने पर आदि अंदर आता है। आदि करण के बगल वाली चेयर पर बैठ अपनी कैप और स्टिक टेबल पर रखकर बीती रात हॉस्पिटल में जो हुआ वह सब बता देता है। करण कहता है, बढ़िया हुआ जो आपे जेल में चला गानी में यमराज का दौरे भेज देता। अच्छा हुआ जो खुद ही जेल चला गया वरना मैं यमराज के पास भेज देता। करण की बात सुन आशी हैरानी से करण को घूर कर देखती है। करण आशी को इग्नोर कर आदि से कहता है, उन दोनों ने कड़ी ते कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आदि अपनी पलकें झपकाकर वहां से चला जाता है। अक्ष का घर। निया रेडी होकर लिविंग एरिया से होते हुए बाहर जा रही थी। तभी पीछे से आवाज निया के कानों में पड़ती है, एक इसे देख लो बहू, देखी है किसी ने ऐसी? जोटते ही बिना किसी बड़े के पैर छुए घर से निकल पड़ती है, बस ये भी नहीं बताती कि जा कहाँ रही है।
निया इरिटेट हो खुद से कहती हैं मैं बड़ी नहीं हूँ जो इनके कहने पर 5 मीटर की साड़ी पहनकर खड़ी हो जाऊंगी। निया पीछे पलटकर एक गहरी सांस ले शोभित जी को ऊपर से नीचे अपनी छोटी नजरें कर देखकर 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहती हैं ओहो अंकल जी, आप कौन से जमाने में है? आजकल की बहुएं पैरों में नहीं झुकती, गले पड़ती है। इतना कह निया उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है। शोभित जी निया को अपना हाथ दिखा रोकते हुए कहते हैं कोई शर्म है भी या नहीं? किचन से अपने हाथ में ब्रेकफास्ट लिए आते हुए अक्षरा जी कहती है शोभित जी अगर हमारी बेटी होती तो क्या आप उसे भी ऐसे ही खुद से दूर करते? शोभित जी आंखें फाड़े अक्षरा जी को देख रहे थे, लेकिन शोभित जी कुछ कहते उससे पहले ही निया अक्षरा जी से कहती हैं आंटी जी हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता, जो अपनी बेटी को भी ये हक दे। इतना कह निया वहां से चली जाती है। अक्षरा जी शोभित जी से कहती हैं उसने ऐसा क्यों कहा? शोभित जी डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहते हैं हमें क्या पता, अपने बेटे से पूछो। शोभित जी सीढ़ियों से उतरते हुए अक्ष की ओर देखकर कहती हैं। अक्ष नीचे आ अपने मां के पैर छूता है। जैसे ही अक्ष शोभित जी के पैर छूने आगे बढ़ता है, शोभित जी हाथ दिखाकर रोक देते हैं। अक्षरा जी अक्ष के सर पर हाथ रखकर कहती हैं बैठो ब्रेकफास्ट करो। अक्ष बैठ जाता है। अक्षरा जी अक्ष को खाना सर्व करती है। अक्ष की बड़ी माँ भी आ जाती है। अक्षरा जी सभी को खाना सर्व कर खाने बैठ जाती है। ब्रेकफास्ट करते समय अक्षरा जी को कुछ देर पहले की निया की बात याद आती है और वह अपनी कंफ्यूजन और क्यूरोसिटी को दिखाते हुए निया के बारे में जानने के लिए अक्ष से पूछती है अक्ष क्या निया और उसके पेरेंट्स के बीच सब ठीक नहीं है? निया की बात से मुझे ऐसा लगा। खाना खाते हुए अक्ष का हाथ रुक जाता है। अक्ष सामने बैठी अक्षरा जी की ओर देखकर अपना सर हाँ में हिलाकर धीमी आवाज में कहता है मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि 14 साल पहले निया को इसके पेरेंट्स ने घर से निकाल दिया था। निया के अपने फादर के साथ कुछ खास रिलेशन नहीं है। इतना कह अक्ष निया की फिक्र करते हुए बाहर की ओर जाने लगता है। अक्षरा जी अक्ष को आवाज लगाकर कहती हैं अक्ष ब्रेकफास्ट तो कर लो। अक्ष तेज कदमों से बाहर चला जाता है। अक्ष बाहर देखता है तो निया नजर नहीं आती। निया तभी अक्ष के सामने अपनी स्पोर्ट्स बाइक रोकते हुए कहती हैं क्या हुआ अक्ष बेबी, मेरा चेहरा देखे बिना ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले? अक्ष एक गहरी सांस ले कहता है तुम जिस काम के लिए इस घर में आए हो ना उस पर ध्यान दो। निया आंखें फाड़े बिना पलके झपकाए अक्ष को देख रही थी। निया अपनी घबराहट छिपाते हुए कहती हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अक्ष एक फीकी हंसी हंसते हुए कहता है हमारी शादी के बाद जब रात को तुम अपने गॉडफादर से बात कर रही थी तब मैंने सब सुन लिया था। निया अपनी बाइक से नीचे उतरकर बड़े ही एटीट्यूड से कहती है नो चलो अच्छा है, मुझे तुम्हारे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं। अक्ष निया से कहता है लेकिन तुम जिसे ढूंढ रही हो वो इस घर में नहीं मिलेगा। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरे घर में कोई भी ड्रग्स को प्रमोट तक नहीं करता और तुम बेचने का इल्जाम मेरी फैमिली पर लगा रही हो। गलत साबित होने वाली हो तुम। निया अपने हाथ बांधकर बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ कहती हैं देखते हैं कौन गलत साबित होता है। लगी बेट देखते हैं कौन गलत साबित होता है। अक्ष भी फुल कॉन्फिडेंट होकर कहता है, लेकिन अक्ष को क्या पता उसका कॉन्फिडेंट टूटने वाला है। कुछ देर बाद निया अपने गॉडफादर के सामने खड़ी थी। निया कहती हैं गॉडफादर मुझे अक्ष की बड़ी मां पर शक है। रात के 2 बजे वो किसी से बात कर रही थी। गॉडफादर कहता है तुम जानती हो इतने दिनों में कल रात अमन राणा के फोन से किसी को कॉल किया गया है। क्या वो वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? निया कहती हैं। गॉडफादर अपने हाथ बांधते हुए कहते हैं नहीं वो बस एक मोहरा है। निया कहती हैं ओहो गॉडफादर, पहेली क्या बुझा रहे हो, साफ साफ बताए कौन है वो? गॉडफादर मीतू। निया अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती हैं वो पीदी सी लड़की। गॉडफादर निया की बात को बीच में काटते हुए कहते हैं लेकिन उसे मीतू से क्या काम? निया बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है तो गॉडफादर निया को रोकते हुए कहता है अब कहाँ जा रही हो? अपनी बड़ी से मिलने। निया इतना कह वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद आशी का केबिन। निया बिना डोर को नॉक किए अंदर घुस जाती है। साइड में सोफे पर बैठे आशी और करण लंच कर रहे थे। अन्वी आशी की गोद में थी। करण अपने हाथों से उन दोनों को खाना खिला रहा था। निया के यूं अचानक दरवाजा खोलने से तीनों ही दरवाजे की ओर देखते हैं जहां निया खड़ी थी। करण को तो निया के वहां होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। करण निया को फुली इग्नोर करता है। आशी छोटी नजरें कर निया को देख रही थी। आंखों ही आंखों में आशी इशारे से निया से पूछती हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? निया करण की ओर इशारा करती है। आशी समझ जाती है कि निया को अकेले में कोई बात करनी है। आशी अन्वी को अपनी गोद से सोफे पर बैठाकर एक टेबल पर रखा टॉय अन्वी को दे जैसे ही उठने वाली होती है। आशी का हाथ पकड़कर करण रोकते हुए कहता है पहला अपना लंच खत्म कर फिर बतलाए उस पागल तक, पहले अपना लंच फिनिश कर फिर बात करना इस पागल से। करण आशी की ओर निवाला करते हुए कहता है। आशी निया से इशारा से वेट करने को कहती है क्योंकि आशी जानती थी कि करण उसे खाना खाते समय बीच में से नहीं उठने देगा। कुछ देर बाद आशी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी थी।
आशी के सामने निया हाथ बांधे खड़ी थी। निया आशी से कहती है, तुम्हें मैं ये बताने यहाँ आई हूँ कि बीती रात अमन राणा हवेली आया था। आशी अपनी चेयर से उठते शौकंग एक्सप्रेशन के साथ कहती हैं, ये क्या कह रही हो तुम? निया आगे कहती हैं, जानना नहीं चाहोगी? किससे मिलने आया था? आशी छोटी नजरें कर देखती है। निया आगे कहती हैं, आदि की सिस्टर मीतू से। आशी हैरानी और शौक के मिले जुले भाव लिए कहती हैं, व्हाट? एपिसोड 124 मीतू ने चुराई फाइल। अब आगे। नत्तू कैंटीन में बैठी कॉफी के कप में चम्मच को गोल गोल घुमा रही थी। नत्तू किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। देव पीछे से आ नत्तू के सामने स्नैक्स की प्लेट रखते हुए कहता है, लो खा लो। नत्तू तो देव की सुन ही नहीं रही थी। देव नत्तू के शोल्डर पर हाथ रख नत्तू को हिलाते हुए कहता है, पागल लड़की कहाँ खो गई? नत्तू अपनी सोच से बाहर आ कहती है। नत्तू देव से छोटा सा मुंह बना अपने होंठ निकाल कर कहती हैं, वो माही भैया की कॉल आई थी। वो मुझे से गुस्सा है कि मैंने उन्हें अपनी शादी पर नहीं बुलाया। नत्तू की बात सुन देव कंफ्यूजन से कहता है, ये माही भैया कौन है? नत्तू कहती हैं, वो मेरे ताऊ जी के बेटे हैं। लेकिन जब से हमने होश संभाले हैं, हम दोनों एक दूसरे के टच में है। उनके अलावा पापा की फैमिली में मुझसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब वो नाराज हो गए। अब मैं उन्हें क्या ही बताऊं कि हमारी शादी। इतना कह नत्तू आगे के शब्द अपने वही रोक लेती है। शादी की बात आते ही देव की आंखों में गिल्ट और नत्तू की आंखों में नमी तैर जाती है। देव अपनी चेयर को नत्तू के करीब कर नत्तू के हाथों को अपने हाथ में थाम बड़े ही प्यार से नत्तू की आंखों में देखते हुए कहता है, सॉरी नत्तू, अब हमारी शादी जैसे हुई मैं वो बदल नहीं सकता। सॉरी। नत्तू अपनी आंखों में आई नमी को छिपाकर एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहती है, चलो छोड़ो, मुझे भूख लगी है, मुझे स्नैक्स दो, जल्दी मेरी काफी ठंडी हो जाएगी। इतना कह देव के हाथ से अपना हाथ छुड़वा जल्दी जल्दी से खाना खाने लगती है, मानो वो 7 जन्मों से भूखी हो। नत्तू को ऐसे खाता देख देव के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। देव के मुंह से बस इतना ही निकलता है, पागल लड़की। 00000। करण का घर। करण के रूम में कोई छिपते छिपाते हुए आता है और अंदर आ दरवाजे को बिना कुंडी लगा अंदर आके अलमारी को खोलकर उसमें कुछ ढूंढने लग जाता है। ये करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि मीतू थी, जो आशी के सामान में अमन राणा के खिलाफ सबूत ढूंढने आई थी। मीतू को इस समय अमन सच्चा और आशी गलत लग रही थी। मीतू को सच में ये लग रहा था कि आशी जानबूझकर अभय से बदला लेने के लिए अमन को फंसा रही है। बस आ गई मीतू आशिक आवारा बनकर, प्यार में अंधे की तरह सब उसका कहा सही लग रहा था। मीतू के हाथ ये सब करते समय कांप रहे थे। मीतू को अंदर ही अंदर एक पकड़े जाने का डर भी सता रहा था। मीतू के चेहरे पर डर से पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। अचानक से मीतू को किसी के कदमों की रूम की ओर बढ़ती आवाज सुनाई देती है। नाज के हाथ में इस समय जो फाइल होती है वो छूटकर जमीन पर गिर जाती है। मीतू की चेहरे की घबराहट चरम सीमा पर थी। आशी रूम का दरवाजा खोल अंदर आती है। आशी अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ती है, पर रूम में कोई भी नहीं थे। लेकिन आशी को कुछ अजीब सा महसूस होता है। आशी को महसूस होता है कि कोई तो रूम में आया था। आशी अपनी एक आईब्रो उठाते हुए एक मिस्टीरियस स्माइल करती है। आशी बेड के साइड डोर के पास जा एक फाइल उसमें से निकाल कर बेड पर रख एक कॉल कर कहती है, अमन राणा के खिलाफ सबूत रेडी है, तुम कैसे फाइल करो। इतना कह कॉल कट कर आशी उस फाइल को वहीं छोड़कर रूम से चली जाती है। आशी के बाहर जाते ही मीतू जो वॉशरूम में छिपी हुई आशी की सारी बातें सुन रही थी, रूम में आ अपनी नजरें इधर उधर करती है। मीतू की नजरें बेड पर रखी फाइल पर जाती है। मीतू चेक करती है तो सच में उसमें अमन राणा से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स फोटोज थे, लेकिन वो सब तो मीतू को झूठ लग रहा था। मीतू इस फाइल को ले छिपते छिपाते हुए रूम से चली जाती है। अक्ष का घर। निया बालकनी में खड़ी गहरी सोच में गुम थी। अक्ष रूम में अपनी नजरें दौड़ा देखता है तो निया को बालकनी में पता है। अक्ष अपने कपड़े चेंज कर निया के पास आकर बालकनी में रखे झूले पर बैठ निया से कहता है, कहाँ खोई हो निया। निया जिसकी आंखें नम थी वो अपनी आंखों की नमी छिपा पीछे पलट कर कहती है, सोच रही हूँ अगर तुम्हारा भरोसा गलत निकला तो क्या होगा, कैसे रिएक्ट करोगे तुम। अक्ष निया के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। निया के ऊपर अक्ष हंसते हुए कहता है, तुम शर्त हारने वाली हो, अगर तुम हार गई तो तुम मुझे डाइवोर्स दे, मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। निया कहती है, तुम तो मुझे पसंद करते हो ना, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। अक्ष कहता है, वो महज एक अट्रैक्शन थी जिसे तुम पसंद समझ रही हो। ऐसी कौन सी पसंद होती है जिसकी पसंद के बारे में हमें नहीं पता होता। इतना कह अक्ष स्टडी रूम में सोने के लिए चला जाता है। अक्ष के जाने के बाद निया के आशु जो अभी तक निया से बाहर आने की परमिशन मांग रहे थे, अब वो निया की नीली आंखों से बगावत कर देते हैं। निया बहुत अच्छे से जानती थी कि अक्ष उसे सच में लाइक करता है, लेकिन निया के बंदूक की नोक पर शादी करने के बाद से अक्ष निया के साथ कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता है। निया को ना जाने क्यों अक्ष को ये व्यवहार पसंद नहीं आ रहा था।
आज निया को अकेलापन महसूस हो रहा था। जब अक्ष ने डाइवोर्स की बात की तो निया को ऐसा लगा जैसे वो गलत साबित होने पर अपना सब कुछ खो देगी। कब की वो खुद तो इस शादी को कुछ नहीं मानती। अपने दिल दिमाग की इस उलझन में निया उलझी हुई थी। एपिसोड 125 हिसाब बराबर। अब आगे मीतू डरते डरते पीछे के रास्ते से उस फाइल को लिए हवेली से बाहर निकल जाती है। हवेली के पीछे एक कार पहले से ही मीतू का इंतजार कर रही थी। मीतू उस कार में जाकर बैठ जाती है। कुछ दूरी पर आशी और करण भी एक कार में बैठे मीतू को जाते देख रहे थे। आशी कॉल पर निया को सब बता देती है। करण आशी से पूछता है आपा नू लुक के मीतू का पीछा क्यों कर रहा। सीधा जाके पूछ भी तो सका हाँ कि वाकित जा है, हम यूं छिपकर मीतू का पीछा क्यों कर रहे हैं। सीधा जाकर पूछ भी तो सकते हैं कि वो कहाँ जा रही हो। आशी अपनी कार मीतू की कार के पीछे ले जाते हुए कहती हैं जाओ पूछो अपनी प्यारी बहन से कि वो 2 महीने से किसके साथ रह रही है। जरूर बताएगी वो, जाओ जाकर पूछो। कुछ देर बाद मीतू की कार एक सुनसान रास्ते पर रुकती हैं। आशी अपनी कार को कुछ दूरी पर रोक देती है ताकि आशी की कार आगे वाली कार के ड्राइवर की नज़रों में ना आए। मीतू और उस कार का ड्राइवर नीचे उतरकर एक कच्चे रास्ते में होते हुए जंगल में चले जाते हैं। आशी और करण उनके पीछे पीछे छुपते हुए चले जाते हैं। आगे घने जंगल में अमन और अभी दोनों बड़े मजे से बैठे थे। साइड में एक पेड़ पर लालटेन पेड़ पर टांग रखी थी। उस अंधेरे में बस वही एक रोशनी का जरिया था। मीतू अपने हाथ में फाइल लिए आगे बढ़ अभय को आवाज लगाकर कहती है अमन। अमन मीतू की आवाज सुन पलट कर मीतू के हाथ में फाइल देख विक्ट्री स्माइल करता है। अभय तो एक हंसी हंसते हुए अपने मन में कहता है ये लड़की भी कुछ कम नहीं है। अब इसे यहाँ जाने से रोक लूँ तो इस सुहानी रात में जंगल में मंगल हो जाए। इतना कह मीतू को हवश भरी नजरों से देख रहा था। अमन अपनी जगह से खड़े हो मीतू के पास आ मीतू के हाथ से फाइल को लेकर कहता है मीतू थैंक यू, मैं तो तुम्हें बेवकूफ़ समझता था लेकिन तुम तो बड़े ही काम की निकली। मीतू अमन की बातें सुन उसे हैरानी से देख रही थी। मीतू तो अभय से सच्चा वाला प्यार करती थी लेकिन आज अमन के मुंह से फ्लो में सच कहीं ना कहीं बाहर आ ही गया था। मीतू को खुद को यूं घूरता पाकर अमन को ध्यान आता है कि वह फ्लो में क्या कह गया। अमन अपनी चीप दांत तले दबाकर एक गहरी सांस ले मीतू का चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहता है अरे मीतू, मेरा कहने का मतलब है तुम मुझे कितना प्यार करती हो, मेरे लिए इतना रिस्क उठाकर ये सारे सबूत लाए हो। इतना कह मीतू को गले लगा लेता है। करण जो झाड़ियों के पीछे आशी के साथ छिपा हुआ था उसका चेहरा जलने लगा था। गुस्से से करण उबल रहा था। करण आगे बढ़ बाहर आने को होता है कि आशी करण को बाजू से पकड़कर धीरे से कहती हैं तुम क्या कर रहे हो। करण आशी की ओर घूरते हुए कुछ कहने को ही होता है कि आशी करण मुंह पर हथेली रख धीरे से कहती हैं तुम पागल हो गए हो। कुछ देर यही रहकर आदि की टीम का यहां आने का वेट करो। करण आशी का हाथ अपने मुंह से झटके से हटा मुंह फेर के खड़ा हो जाता है क्योंकि करण जानता था कि अगर वो मीतू को अमन के साथ देखेगा तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा खुद के गुस्से पर। दूसरी ओर निया बालकनी में खड़ी एक टक चांद को निहार रही थी। तभी निया की नज़र अक्ष की बड़ी मां पर जाती है जो घर से बाहर आ कुछ दूरी पर खड़ी कार में जाकर बैठ जाती है। निया जल्दी से रूम में आ अलमारी से अपनी पिस्टल निकाल बाहर आ अपनी बाइक निकाल हेलमेट लगा उस कार के पीछे अपनी बाइक लगा देती है। अक्ष स्टडी रूम से निकलकर किचन में पानी ले जा रहा था कि वह निया को जल्दबाजी में घर से निकलकर जाते देख लेता है और अपनी कार में बैठ निया के पीछे लगा देता है। निया बड़ी मां के पीछे, अक्ष निया के पीछे। ये तीनों भी वहीं पहुंच जाते हैं जहां करण और आशी थे। निया बड़ी मां की कार से कुछ दूरी पर अपनी बाइक रोकती हैं। निया बाइक से उतरकर एक रहस्य से भरी स्माइल करती है और अपनी तिरछी नजरों से पीछे देख बड़ी मां के पीछे चली जाती है क्योंकि निया जानती थी कि अक्ष उसके पीछे आ रहा है। निया से कुछ दूरी पर अक्ष भी अपनी कार रोककर निया के पीछे जाने लगता है। अक्ष की बड़ी मां सीधा जाकर अमन राणा के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अमन के पास अभी भी वहां मीतू थी। मीतू को देख अक्ष की बड़ी मां अमन राणा से कहती है लगता है तेरे आशिक ने तेरा काम कर दिया। मीतू कंफ्यूजन से बड़ी मां को देख रही थी। बड़ी मां को मीतू नहीं जानती थी। मीतू बड़ी मां को देख अभय से पूछती है ये कौन है। अभय बड़ी के पास जाकर मीतू से कहता है मीट माई बिजनेस पार्टनर, मेरे ड्रग्स के धंधे की मालकिन। मीतू हैरानी से सदमे में खड़ी अभय और बड़ी मां को देख रही थी। मीतू अभय से कहती है इसका मतलब ये सारी डिटेल्स, ये सबूत सच में तुम्हारे। बड़ी मां मीतू की बात को पूरी करती है हाँ, इसके खिलाफ है वो सबूत जो तुम चुरा कर लाए हो। मीतू की आंखों से आंसू की एक धारा बह जाती है। मीतू नम आंखों और भीगे गले से कहती है तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। ये सारे सबूत सच है, तुम सच में ड्रग्स का धंधा करते हो। अक्ष निया के पीछे पीछे जंगल में आ जाता है। तभी कोई अक्ष को बाजू से पकड़कर एक पेड़ के पीछे छिपा उसके कुछ कहने से पहले ही मुंह पर हाथ रख देता है। अक्ष अपने सामने खड़ी निया की नीली आंखों में गुस्से से देख रहा था। निया अक्ष से धीरे से कहती हैं तुम बस यही रहना और एक एहसान करना कि कोई आवाज मत करना।
इतना कह निया अक्ष के मुंह से अपना हाथ हटा देती है। निया अपनी वॉच से नोटिफिकेशन अपने गॉडफादर के पास भेज देती है। कुछ देर बाद गॉडफादर अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं। सभी एक एक कर अलग अलग डायरेक्शन से अंदर की ओर जाते हैं। निया उनके साथ अंदर जाने से पहले अक्ष के पास आकर कहती हैं, तुम अपनी बेट हारने वाले हो, लेकिन अगर मुझे गोली लग जाएगी तो बचा लोगे ना, मैं तुम्हारे साथ आगे जीना चाहती हूँ। इतना कह निया अक्ष को गले लगाकर कहती हैं, अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाओगे ना, क्योंकि मैं अपने आगे की लाइफ इस बंदूक को छोड़ अपने हस्बैंड के साथ जीना चाहूंगी। इतना कह निया भी बाकी सभी के साथ अंदर गहरे जंगल में चली जाती है। अक्ष तो सुन खड़ा बस निया की बात को समझने की कोशिश कर रहा था। अक्ष अपने सेंस में धीरे धीरे अंदर की ओर जाने लगता है। उधर अमन मीतू के सामने खड़ा राक्षस वाली हंसी हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं सच में शरीफ हूं और वो तुम्हारी भाभी मुझे जानबूझकर फंसा रही है। अभय अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, क्या ब्रो, इतनी खूबसूरत लड़की है आपके सामने और आप है कि उसके साथ रोमांस करने की बजाय अपना ये काला सच बता रहे हैं। बेचारी नफरत करने लगेगी। निया और गॉडफादर के आदमी सारे एरिया को घेर कर खड़े हो जाते हैं। तभी आदि अपनी टीम के साथ आता है। पुलिस सायरन की आवाज सुनकर अमन, अभय, बड़ी माँ और उनके आदमी सतर्क हो जाते हैं। अभय एक एविल स्माइल कर कहता है, अब ये हमें बचाएगी। अभय मीतू पर पिस्टल पॉइंट कर खड़े हो जाता है। मीतू को तो आज उसके सामने जो अमन खड़ा था उस पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। आज तक अमन राणा ने मीतू के साथ बहुत अच्छे से एक जेंटलमैन की तरह बिहेव किया था। अक्ष अपने सामने बड़ी माँ को देखकर हैरान था। अक्ष की आंखें बाहर निकलने को हो गई थी। अमन मीतू की गर्दन दबोच पिस्टल पॉइंट कर जोर से आवाज लगाते हुए कहता है, जो कोई भी यहाँ इसके पीछे आया है बाहर आ जाओ वरना ये गई आज। मीतू की आंखों से तो अपनी की धारा बहना शुरू हो जाती है। आशी ये देख अपनी गन निकाल अभय पर निशाना पॉइंट करते वार्निंग देने के लहजे में कहती हैं, अपना ट्रिगर दबाने से पहले याद रखना कि गोली मेरी पिस्टल में भी है। आशी अपनी जलती निगाहों से अभय को देख रही थी। करण आशी के पीछे खड़ा गुस्से से घुराते हुए कहता है, अगर मेरी मीतू का एक भी खरोच आई तो आज तो तू गया बेटे, अगर मेरी मीतू को खरोच भी आई तो आज तो तू गया बेटे। आदि अपने पुलिस वालों के साथ वहां पहुंच जाता है। सारे पुलिस वाले उन्हें देख अपनी पिस्टल सामने की ओर कर खड़े हो जाते हैं। अमन अपनी पकड़ मीतू पर कसते हुए कहता है, लगता है अपनी बहन की जान प्यारी नहीं है। बोल इन सभी को गन नीचे करे वरना आज तो ये गई। इतना कह गन को मीतू के हेड पर प्रेस करता है। मीतू की दर्द से भरी एक आह निकल जाती है। आदि सभी की ओर हाथ से पिस्टल नीचे करने का इशारा करता है। सभी अपनी गन नीचे कर लेते हैं। निया एक साइड में खड़ी खुद से ही कहती है, ओहो कमीने, तुझे क्या बता, यहाँ कोई और भी तुझे ससुराल ले जाने आया है। एक रेड लाइट अभय, अमन, बड़ी और उनके आदमी पर स्पॉट होती है और एक गोली अमन के शोल्डर पर लगती है। अमन के हाथ से एक चीख के साथ पिस्टल नीचे गिर जाती है। करण तेजी से आगे आ मीतू को अपनी ओर खींच लेता है। अमन अपने शोल्डर पर हाथ रख लेता है जहां गोली लगी थी। निया, गॉडफादर, उनकी टीम आगे आ जाते हैं और सभी के सर पर गन पॉइंट करके कहते हैं, चलो अब जेल में जाकर ड्रग्स बेचना। निया बड़ी माँ पर बंदूक ताने खड़ी सामने खड़े अक्ष से कहती हैं, देखो ये है तुम्हारी बड़ी माँ की सच्चाई। अक्ष तो अभी भी वही सदमे में खड़ा था। उन सभी को वहां से ले जाया जाता है, लेकिन बड़ी माँ की नजरें तो अमन की नीचे पड़ी पिस्टल पर थी। बड़ी माँ अपने साइड में खड़े ऑफिसर को धक्का देकर निया पर पिस्टल तान कर खड़ी हो जाती है। निया एक हंसी हंसते हुए कहती हैं, गलत शख्स पर गन पॉइंट कर दी। इतना कह निया अपनी फुर्ती दिखा गन बड़ी माँ के हाथ से छीन लेती है। उन सभी को पुलिस ले जाती है। निया अक्ष के पास जा उसे संभालते हुए कहती हैं, अक्ष तुम ठीक तो हो ना। अक्ष जो बड़ी माँ को पुलिस के साथ जात देख रहा था, वो अपना सर हाँ में हिला देता है। मीतू करण को हक कर रोने लग जाती है। आशी को देख मीतू माफी मांगते हुए कहती हैं, सॉरी भाभी। आशी मीतू के बाल में हाथ फेरते हुए कहती हैं, अगर तुम यहाँ नहीं आती तो हम सभी यहाँ कैसे आते। आशी निया के पास जा निया के सामने हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। निया समझ जाती है कि आशी क्या पूछना चाह रही है। आशी को निया की शादी के बारे में पता चल गया था। निया अपने कान पकड़कर खड़ी हो आशी से कहती हैं, सॉरी मैंने तुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। वैसे तूने भी नहीं बुलाया, हिसाब बराबर। आशी अक्ष से पूछती हैं, अक्ष तुमने एक बार कहा था कि मेरे कारण करण को गोली लगी थी, क्या मैं जान सकती हूँ कब। एपिसोड 126 कैसी है मेरी लाडो। अब आगे फ्लैशबैक। एक लड़की पहाड़ी पर खड़ी सामने का ढलते सूरज की खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठा रही थी। वो बेखबर थी कि कोई झाड़ियों में छिपा हुआ अपनी गन पर साइलेंसर लगाकर बस उस लड़की पर गोली चलाने के मौके की तलाश में था कि आसपास के लोग जो इस खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठा रहे थे, वो लोग यहाँ से जाए। धीरे धीरे लोगों की भीड़ कम हो चुकी थी। आसमान में तारे टिमटिमाने लगे थे। सूरज ढल चुका था। चांद अपनी जगह तारों के बीच बना रहा था। शांत से माहौल में चिड़िया की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वो लड़की अभी भी उसी जगह खड़ी गहरी सोच में खोई थी।
आसपास का माहौल शांत हो गया था। इस लड़की के सिवा यहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। वो झाड़ी में छिपा आदमी अपनी गन पर साइलेंसर लगा उस लड़की पर निशाना ताने खड़ा था। वो लड़का ना आव देखता है ना ताव इस लड़की पर अपनी बंदूक से गोली चला देता है। लेकिन कोई बीच में आ इस लड़की को बचा लेता है, लेकिन दोनों ही संभल नहीं पाते और रोल होते हुए खाई में नीचे को फिसलते हुए गिर जाते हैं। उस लड़के के बीच में आने से गोली लड़की को नहीं बल्कि लड़के की बाजू पर लगती है। ये कोई और नहीं आशी और करण थे। दोनों ही खाई की गहराई में उतर चुके थे। दोनों के ही कपड़े झाड़ियों में जाने से जगह जगह से फट चुके थे। दोनों की बॉडी पर जगह जगह खरोच के निशान थे। करण की बाजू से खून निकल रहा था। गोली करण की बाजू को छू कर गई थी। दोनों एक पत्थर से टकराने वाले थे। करण अपनी पीठ उस पत्थर से लगा वही अपनी बाहों में सिमटी हुई आशी को जकड़कर पकड़े हुए था। कहीं अगर उसने अपनी पकड़ ढीली की तो आशी उसकी पकड़ से निकल गई तो फिर वापस नहीं मिलेगी। करण अपनी आंखें खोल अपने सीने पर बेहोश आशी को देखता है। करण सबसे पहले ठीक से बैठ आशी को अपने पास बिठा अपनी पॉकेट से हैंकी निकालकर अपनी बाजू पर अपने एक हाथ और मुंह की हेल्प से गोली वाले जख्म पर बांध लेता है और उसी पत्थर के सहारे टीक कर बैठ आशी का सर अपने कंधे पर रख वही बैठ जाता है। पत्थर से टकराने से करण की पीठ में एक तेज दर्द की लहर दौड़ रही थी। आशी को करण मजबूती से पकड़कर वही अपनी आंखें बंद कर बैठ जाता है। काले घने बादल आसमान में छा जाते हैं। कुछ देर में बिजली भी चमकने लगती है। आशी को डर के कारण वो सब याद आने लगता है। आशी अपने डर में वो सब कुछ बड़बड़ाने लगती है जो उस रात उसके साथ हुआ था। करण को सब सुन गुस्से आने लगता है। करण की माथे की नसें उभर आई थी। करण आशी के चेहरे पर पसीने की बूंदें डर के मारे चमकने लगती है। करण आशी के पसीने से उसके चेहरे पर चिपके बालों को पीछे कर आशी को अपनी बाहों में जकड़ उसके फोरहेड पर अपने फोरहेड रखकर ना जाने रात के किस पहर आंखें लगती है। सुबह सूरज की किरण आशी और करण के चेहरे पर सीधा आकर गिरती है। करण जब अपनी आंखें खोलता है तो सामने का नजारे देख दंग रह जाता है। सामने कुछ आदिवासी अपना भला उन पर तान कर उन्हें घेर कर खड़े थे। करण आशी के चेहरे को थपथपाता है। आशी भी अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आशी को पहले तो कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी ही देर में आशी जब खुद को किसी की बाहों में महसूस करती है तो चेहरा उठाकर देखती है तो उसके सामने हैंडसम सा करण का फेस था। आशी करण को जब सामने हैरानी से देखता पाती है तो उसकी नजरों का पीछा कर सामने देखती है। आशी उन लोगों को देख ठीक से खड़ी हो जाती हैं। आशी के खड़ी होने के बाद करण खड़े होने की कोशिश करता है। करण की बाजू और पीठ में एक दर्द की लहर दौड़ जाती है। करण का दर्द उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। आशी करण की उठने में हेल्प करते हैं। वो सामने खड़े आदिवासी उन्हें देख रहे थे। उनमें से एक आगे आकर अपनी लोकल भाषा में कहता है, आनकाप दोनकोनो शंकादी शुंकदा होंक, क्या आप शादीशुदा हो? आशी को लगता है वो पूछ रहे हैं कि वो लोग यहाँ फंस गए हैं। आशी अपना सर हाँ में हिला देती है, ये सोच कि वो लोग उन्हें बाहर निकलने का रास्ता बताएंगे। कुछ देर बाद वो सभी आशी और करण को अपने साथ ले जाते हैं। बेहोश होने से पहले आशी को करण अपने साथ लेकर खाई में नीचे गिर गया था। आशी जानना चाहती थी कि करण ने ऐसा क्यों किया। करण बस ये कहता है तुम पर कोई हमला करने वाला था। आशी और करण बीच में और बाकी सभी उनके आगे पीछे चल रहे थे। वो उन्हें अपने तबेले में ले जाते हैं जो रंगीन फूलों से सजाया गया था। आज उनका कोई ट्रेडिशन था जिसमें हर कपल पूजा करता है और हस्बैंड वाइफ की मांग भागकर उनके देवता की पूजा करते हैं। कुछ देर बाद हवन कुंड को आसपास से लोग घेर कर खड़े थे। हवन कुंड के पास आशी और करण बैठे थे। एक साइड पंडित जी बैठे मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। वो करण से आशी की मांग में सिंदूर भरने और मंगलसूत्र पहनाने को कहते हैं। करण ऐसा ही करता है। करण के पास मंगलसूत्र नहीं था तो करण अपने गले की चैन निकाल उसमें एक अपनी उंगली का छल्ला निकाल उस चैन के अंदर डाल मंगलसूत्र की जगह आशी को पहना देता है। जब करण आशी की मांग में सिंदूर भरता है तो हल्का सा सिंदूर आशी की नाक पर भी गिर जाता है। ये देख करण अपना हाथ आगे कर आशी की नाक से सिंदूर को साफ करने लग जाता है। ये देख पंडित जी अपनी आदिवासी वाला भाषा में कहते हैं, रहने दो बेटा, नाक पर सिंदूर गिरना शुभ होता है। तुम दोनों का रिश्ता जन्म जन्मांतर के लिए बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दे। पंडित जी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं विवाह संपन्न हुआ। और आशी के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है और मजबूरी में ये सब कर रही है। करण को आशी खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रही थी। आशी और करण यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। बाहर जाने के लिए उन्हें ये करना जरूरी था। ये एक मजबूरी थी। फ्लैशबैक एंड अभी प्रेजेंट में अक्ष आशी से कहता है, करण का ट्रीटमेंट उन आदिवासियों ने अपने स्टाइल में औषधियों से किया था और वापस आने पर मैंने। आशी कुछ दूरी पर मीतू को शांत करवा रहे करण की ओर देखती है। करण ने आज तक आशी को ये सच नहीं बताया था कि करण को गोली लगी थी। देखते ही देखते 4 महीने बीत जाते हैं। आज नत्तू देव के कॉलेज में कंपटीशन था। हमेशा की तरह ही नत्तू देव को पीछे छोड़कर फर्स्ट आती है।
नाज भी 5th रैंक हासिल करती है। नाज का टमी बाहर आ गया था। रोनी नाज के साथ साथ अपने बिजनेस को भी संभालने लगा था। पार्किंग एरिया में नत्तू ट्रॉफी लेने के बाद नत्तू चहकते हुए देव के सामने अपनी ट्रॉफी करते हुए कहती हैं, देखो देखो मेरा एटीट्यूड देखो, आज मैंने फिर से देव जिंदल को पीछे छोड़ दिया। इतना कह नत्तू अपने बाल झटक देती है। रोनी नाज को सहारा देकर कार में बैठाकर देव और नत्तू को बाय बोल वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। नत्तू उन दोनों के जाने के बाद देव के सामने अपना हाथ करते हुए कहती हैं, लाओ अब मुझे मेरा गिफ्ट दो। देव कार की साइड सीट का दरवाजा नत्तू के लिए खोलते हुए कहता है, तुम गिफ्ट मिलेगा लेकिन घर पर। नत्तू स्टाइल मारकर कार में जाकर बैठ जाती है। देव को नत्तू की हरकत पर हंसी आ जाती है। देव अपना सर झटक ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद नत्तू रूम में देव के सामने हाथ करे खड़ी देव से कहती है, लाओ अब तो मेरा गिफ्ट लाओ। देव नत्तू से कहता है, पहले अपनी आंखें बंद करो। नत्तू किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए कहती है, नहीं मुझे ऐसे ही चाहिए। देव भी अपनी जिद करते हुए कहता है, फिर मैं भी नहीं देने वाला। नत्तू मुंह बनाते हुए कहती हैं, आप अपने वादे से नहीं मुकर सकते, आपने प्रॉमिस किया था अगर मैं फर्स्ट आई तो आप मुझे गिफ्ट देंगे। नत्तू को इस गिफ्ट का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि देव शादी के बाद पहली बार उसे कोई गिफ्ट देने वाला था। देव भी अकड़कर कहता है, फैसला तुम्हारा है, तुम्हें गिफ्ट चाहिए या नहीं। नत्तू को देव की जिद के आगे झुकना पड़ता है और मुंह बनाते हुए आंखें बंद कर खड़ी हो जाती है। नत्तू मुंह बनाते हुए कहती है, हो बड़ा ना मुझे ताजमहल देने वाले हैं। देव अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकाल उसमें से मंगलसूत्र निकाल नत्तू के पीछे खड़े हो उसके गले में पहनाकर नत्तू से कहता है, आंखें खोलो और बताओ मेरा गिफ्ट कैसे लगा। नत्तू जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो सामने उसकी नज़र गले में पहने मंगलसूत्र पर जाती है, जिसे देख नत्तू की आंखें नम हो जाती है। देव नत्तू को अपनी ओर घुमाते हुए कहता है, क्या हुआ, पसंद नहीं आया। नत्तू देव को पलट कर गले लगा लेती है। नत्तू पर अपनी बाहें लपेट देव कहता है, अब तुम गंगा मत बहाना। नत्तू नजरें उठा देव को देखती है। देव नत्तू के आंसू साफ करते हुए कहता है, अब कुछ बोलोगी? मुझे ये शांत सी नत्तू अच्छी नहीं लगती। नत्तू देव से किसी चूहे की तरह आवाज निकाल कर पूछती हैं, आप सच में इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं? नत्तू का सवाल सुन देव का मन कर रहा था कि अपना सर फोड़ ले। देव नत्तू से कहता है, पागल लड़की, अगर रिश्ता नहीं निभाना होता तो ये मंगलसूत्र नहीं डाइवोर्स पेपर देता। नत्तू के चेहरे पर एक प्यारी सी बड़ी सी स्माइल आ जाती है। नत्तू एक्साइटेड हो कूदने लगती है। सच्ची? देव नत्तू को पकड़कर अपने करीब कर माथे से माथा सटाकर कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त का नाम सुन नत्तू की सारी खुशी गायब हो जाती है। देव नत्तू से कहता है, प्रॉमिस करो मेरे सामने ऐसी ही नत्तू रहेगी, शैतानी करने वाली मेरी पागल लड़की। नत्तू बदले में अपना सर हिला देती हैं और देव को टाइटली हग कर लेती है। दूसरी ओर आशी अनवी के साथ एयरपोर्ट के बाहर एग्जिट एरिया पर करण का वेट कर रही थीं। आसपास के लोग उन दोनों माँ बेटी को देख रहे थे। दोनों ने सेम बेबी पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी। आशी ने साड़ी और अनवी ने फ्रॉक। दोनों हो किसी प्रिंसेस से कम नहीं थी। अनवी जो आशी की उंगली पकड़े खड़ी थी, वो अपनी तोतली आवाज में कहती है, मम्मा पापा कब आएंगे? आशी अनवी को गोद में उठाकर दूर से आते करण को दिखाते हुए कहती हैं, देखो वो आ गए पापा। करण पिछले 4 महीने से कबड्डी खेलने गया था, आज वापस आया है। अनवी करण को देखकर आशी की गोद से नीचे उतरकर दौड़ते हुए करण की ओर जाता है। करण अपने बैग की ट्रॉली को साइड कर नीचे झुककर अनवी को गोद में उठाकर फोरहेड पर चूमते हुए कहता है कि हाल है लाडो, कैसी है मेरी लाडो? अनवी तोतली आवाज में, अच्छा। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ वीके नॉवल स्टोरी 2.0 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। 127 हैप्पी एंडिंग। करण एयरपोर्ट से बाहर आता है। अनवी करण के पास दौड़कर जाती है। अब आगे। कुछ देर बाद आशी अपनी कार एक लग्जरी अपार्टमेंट के बाहर रोकती हैं। कुछ देर बाद तीनों ही दरवाजे पर खड़े थे। सिमरन जी करण की आरती उतार रही थी। उनके बेटे की टीम जीत कर जो आई थी, ऊपर से उनका बेटा 4 महीने बाद घर आया था। सबके माइंड में एक सवाल आया होगा कि ये सब हवेली छोड़कर क्यों रहने लगे। चलिए बताते हैं। फ्लैशबैक। उस रात जब पुलिस बड़ी माँ अमन और अभय को वैन में बैठाकर लेकर जाते हैं, तब गॉडफादर उनकी वैन में उनके साथ जाते हैं। लेडी कांस्टेबल के साथ और भी ऑफिसर्स मौजूद थे। उन तीनों के एक हाथ हथकड़ी से बांधकर वैन से अटैचड किए हुए थे। अमन तिरछी नजरों से अपने बगल में बैठे पुलिस वाले की बंदूक को देख रहा था। आदि की कार और गॉडफादर के आदमियों और नियर की बाइक उस वैन के आगे पीछे थी। अभय अचानक से जो हाथ हथकड़ी से बंधा हुआ नहीं था, उस हाथ को अभय सभी की नजरों से बचाते हुए उस ऑफिसर की पिस्टल निकालकर सबसे पहले अपनी हथकड़ी को गोली चलाकर तोड़ देता है। फिर ताबड़तोड़ गोलियां वैन में मौजूद ऑफिसर पर चला देता है।
ये सब अमन ने इतने अचानक से किया था कि किसी को भी कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। सभी दर्द से तड़प रहे थे और पुलिस और उन सभी में हाथापाई शुरू हो जाती है। इस बीच अमन ड्राइवर को भी गोली मार देता है। वैन रोड पर सांप की तरह चल रही थी। अंदर हाथापाई हो रही थी। कुछ देर में खाई कार में गिर जाती है। अमन एक ऑफिसर की जेब से हथकड़ी की चाबी निकाल अपने भाई और बड़ी माँ की हथकड़ी खोल जंगल में भागने लगता है। लेकिन गॉडफादर उनका पीछे भाग रहे थे। इस दौरान गॉडफादर के कंधे पर गोली लगी थी, लेकिन फिर भी वो आदि और बाकी सभी ऑफिसर्स के साथ उन तीनों के पीछे जाते हैं। कुछ ही देर में उन तीनों का पुलिस के द्वारा एनकाउंटर कर दिया जाता है। गॉडफादर जख्मी होने के कारण उनका खून बह रहा था। कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाते हैं। उनकी आंखों के सामने अंधेरा था। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में गॉडफादर को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। निया अक्ष से अपनी नम आंखों से कहती हैं, ओहो अक्ष प्लीज गॉडफादर को बचा लो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, प्लीज गॉडफादर को बचा लो। इतना कह निया वही घुटनों के बल बैठकर रोने लग जाती है। निया को अपने कंधे पर हाथ रखा महसूस होता है। निया देखती है तो पीछे आशी और करण खड़े थे। आशी निया के पास पंजों के बल बैठकर निया को गले लगा लेती है। अक्ष आशी को वहां देख ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला जाता है। गॉडफादर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। एक नर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर आती है। चेहरे पर परेशानी लिए कहती है, ब्लड बैंक में उनका ब्लड मौजूद नहीं है, आप लोग अरेंज करवाने में हेल्प कीजिए। ये सुन निया अपनी जगह से खड़े होकर करण जो एक साइड खड़ा था उसके पास जाकर कहती हैं, बड़ी के हस्बैंड प्लीज गॉडफादर को ब्लड दे दो। करण अपनी छोटी नजरें कर कहता है, तू इतने यकीन तय कीम कह है, ब्लड मैच भी तो करना पड़ेगा, तुम इतने यकीन से कैसे कह रही हो, ब्लड मैच भी तो होना चाहिए। निया अपने आंसू साफ कर कहती हैं, तुम्हें ब्लड मैच करने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि तुम्हारा ब्लड जरूर मैच होगा क्योंकि तुम। आशी निया से कहती हैं, निया तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। निया एक गहरी सांस लेकर कहती है, क्योंकि वो करण के फादर है। ये सुन करण की मुठिया कस जाती है। हाथ की नसें उभर गई थी, जो साफ करण का अपने फादर के लिए गुस्सा और नफरत चेहरे से जाहिर हो रहा था। करण अपनी लाल आंखों से कहता है, मरसा तो मर जाएगा, मर रहा है तो मर जाएगा। इतना कह करण हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। करण के कानों में तो निया के कहे शब्द गूंज रहे थे। आशी और आदि दोनों ही जानते थे कि करण अपने फादर से नफरत करता है। दोनों ही करण के पीछे बाहर आ जाते हैं। करण पार्किंग एरिया में अपनी कार के पास खड़ा बोतल का पानी अपने चेहरे पर उड़ेल देता है। करण की आंखें मंगल ग्रह की तरह लाल थी। आदि आशी से कहता है, भाभी आप ही आगे जाओ, रेड जोन के एरिया में मुझमें हिम्मत नहीं है। आशी करण के पास आ उसके कंधे पर हाथ रखती है। करण आशी पर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहता था। करण अपने गुस्से को कंट्रोल कर आशी से कहता है, तू जा आड़े तय, तू जा यहाँ से। आशी करण से कहती हैं, करण मैं तुमसे ये नहीं कहने आई हूं कि तुम अपने फादर को खून दो, लेकिन तुम इंसानियत के नाते उस सीक्रेट एजेंट को तो खून दे ही सकते हो ना, जो देश के लिए अपनी जान देने को तत्पर रहते हैं। आशी की बात सुन करण हैरानी से आशी की ओर देखता है। आशी करण से कहती हैं, मैं जो कह रही हूँ वो सच है करण। निया उन्हीं के साथ काम करती है उनकी टीम में। करण अपने गुस्से को साइड कर अपने फादर को ब्लड दे देता है। अपने गुस्से से ऊपर करण ने अपनी इंसानियत को रखा था। आदि ने करण के फादर की बात घर पर बता दी थी। हवेली के सभी लोग हॉस्पिटल में आ गए थे। सिमरन जी, राज जी और अर्जुन करण और आशी के पास जाते हैं। जिस रूम में करण ब्लड दे रहा था, करण अपनी आंखें बंद करे हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ था। आशी करण के बगल में बैठी थी। जैसे ही वो तीनों रूम में आते हैं, आशी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। सिमरन जी आगे आ करण के बालों में हाथ फेरती है। करण अपनी आंखें खोल देता है। सिमरन जी की आंखें नम थी। करण अपना हाथ बड़ा सिमरन जी के चेहरे को थाम कर कहता है, माँ अब अपनी गंगा यमुना ना बहाए, माँ अब अपनी गंगा यमुना मत बहाना। सिमरन जी करण के दिल के हाल को समझते हुए कहती हैं, बेटा तू ठीक तो है ना। करण अपनी बदले में पलके झपका देता है। राज जी सिमरन जी के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देते हैं। अर्जुन खामोशी से दरवाजे पर खड़ा करण को देख रहा था। अर्जुन अंदर आते हुए कहता है, भाई आप ठीक हो ना। अर्जुन के मुंह से करण के लिए भाई सुन उस कमरे में सन्नाटा पसर जाता है। सभी के चेहरे पर हैरानी के साथ खुशी चमक रही थी कि फाइनली अर्जुन ने आपसी मुठभेड़ को खत्म कर करण के साथ अपने रिश्ते सुधारने का फैसला लिया। अर्जुन शांत भाव से दरवाजे पर खड़ा करण को देख रहा था। करण अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हाथ से अर्जुन को अपने पास आने का इशारा करता है। ये देख अर्जुन जो इस बेचैनी में खड़ा था कि करण उससे बात करेगा या नहीं, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अर्जुन करण के पास बेड पर बैठ करण का हाथ पकड़कर कहता है, सॉरी भाई। करण अर्जुन के गाल को थपथपाते हुए कहता है, जो होगा वो भूल जा, जो हो गया वो भूल जा। कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से करण के फादर मिस्टर शिव चौधरी को डिस्चार्ज मिलता है।
सभी जान जाते हैं कि सिमरन जी को डाइवोर्स देने के पीछे का कारण शिव का सीक्रेट मिशन था, इसलिए सब उन्हें माफ कर हवेली ले जाते हैं। लेकिन करण, राज जी, सिमरन जी, अर्जुन, आशी हवेली छोड़ करण के फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि राज जी और सिमरन जी शिव चौधरी के साथ एक ही हवेली में रहकर कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, इसलिए करण उन्हें अपने फ्लैट में ले जाता है। फ्लैशबैक एंड करण, आशी और अनवी फ्लैट के अंदर आ जाते हैं। ये सब यहाँ हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। दूसरी ओर नियारा की फैमिली को नियारा की अक्ष के साथ शादी वाली बात का पता चल जाता है। वे सभी अक्ष के घर नियारा से मिलने आए थे। नियारा अपने एटीट्यूड को आज भी बरकरार लिए खड़ी थी, लेकिन फिर भी निया ने खुद को अक्ष की फैमिली में एडजस्ट करने के लिए बहुत हद तक चेंज कर लिया था। नियारा पीच कलर की सिल्क की बॉर्डर वाली साड़ी पहने खड़ी थी। उसके बगल में अक्ष भी खड़ा था। नियारा ने सीक्रेट मिशन को कंप्लीट कर अपनी पोस्ट लेने और जॉन छोड़ने का फैसला किया था। शोभित जी ने भी नियारा को एक्सेप्ट कर लिया था जब उन्हें नियारा के सीक्रेट एजेंट और ये पता चला कि कैसे 12 साल की उम्र में मिस्टर गहलोत ने निया को घर से निकाल दिया था। गहलोत फैमिली अक्ष के पेरेंट्स के सामने लिविंग एरिया में सोफे पर बैठे थे। निया का उनसे बात करने का कोई इरादा नहीं था, वो तो बस अक्षरा जी के कहने पर वहां खड़ी थी। हर्ष गहलोत अपनी जगह से खड़े हो निया के पास आते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर देना निया, मैंने बिना सच जाने तुम पर हाथ उठाया और घर से निकाल दिया। आज तक कभी तुम्हारी और मुड़कर भी नहीं देखा, हमें माफ कर देना बेटा। इतना कह अपने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, साथ ही उनकी आंखें नम थी। निया बड़ी ही बेरुखी के साथ कहती हैं, ओहो मिस्टर गहलोत, अब आपको आपकी बेटी याद आई है। 14 साल बाद आपको पता है मैंने क्या क्या सहा है उन 14 साल में। राधा गहलोत आगे आ निया का चेहरा थाम कर कहती हैं, बेटा मैंने तो रोका था ना, तू अपनी मॉम से क्यों नाराज हो। निया इरिटेट होते हुए कहती हैं, ओहो ये मेलोड्रामा बंद करिए प्लीज। अक्ष निया का हाथ पकड़ उसे शांत रहने को कहता है। निया अक्ष की ओर छोटी नजरें कर घूर कर देखती है। अक्षरा जी निया के पास आ निया को समझाते हुए निया का चेहरा अपने हाथ में थाम कर कहती हैं, निया बेटा अपने माँ पापा से ऐसे बात नहीं करते, जो हुआ उसे भूल कर एक नई शुरुआत करो। अक्ष भी अपनी माँ की बात पर सहमति जताते हुए कहता है, निया सब बुरा भूलकर नई शुरुआत नहीं कर सकती, हमने भी तो की है ना। निया अक्ष की ओर देखती है तो अक्ष अपनी नजरों से निया को हाँ करने को कहता है। निया मान जाती है, पर अपने एटीट्यूड को बरकरार रखते हुए कहती हैं, ज्यादा क्लोज होने की कोशिश मत कीजिएगा। निवान आगे आ नियारा को गले लगाते हुए कहता है, दी मैं सच में बहुत खुश हूं कि आप मान गए। निया ज्यादा खास रिएक्ट नहीं करती, बस एक चांस देती है खुद को अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिश्ते सुधारने का। 2 साल बाद हॉस्पिटल डिलीवरी रूम से किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। डिलीवरी रूम के बाहर खड़े सभी परेशानी में इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। एक 5 साल की बच्ची अपने पापा से कहती है, पापा मुझे ना छोटा भाई चाहिए, क्योंकि मेरा पास तो अंशी दीदी है ना, अंशी आदि और निशी की बेटी। तभी नियारा कहती हैं, ओहो पिद्दी, बेबी बॉय नहीं बेबी गर्ल होनी चाहिए। करण निया से कहता है, मेरे और मेरी बेटी के बीच में तू क्यों बोल सक, मेरे और मेरी बेटी के बीच में तुम क्यों बोल रही हो। पीछे से अक्ष अपनी गोद में लिए अपने 6 महीने के बेबी बॉय की ओर इशारा करते हुए कहता है, मैडम जी जो अभी आई भी नहीं है उसे बहू बनाने के सपने देख रही है। अर्जुन हंसते हुए कहता है, निया भाभी आपका सपना सपना ही बनकर रह जाएगा। अंदर डिलीवरी रूम से दर्द भरी आवाज अभी भी आ रही थी। करण के चेहरे पर बेचैनी दर्द साफ देखा जा सकता है। करण अनवी को गोद में लिए खड़ा बस एकटक सामने की ओर देख रहा था। सिमरन जी करण के कंधे पर हाथ रख कर कहती हैं, करण कुछ नहीं होगा, ना ही आशी को ना ही बेबी को। कुछ देर बाद वो दर्द भरी चीखें थम जाती है और एक बच्चे के रोने की आवाज उस कॉरिडोर में गूंजने लग जाती है। कुछ देर बाद एक नर्स एक वाइट टॉवल में लपेटे एक छोटे से पिंक क्यूट से बेबी को गोद में लिए बाहर आती हैं, और करण जल्दी से उस नर्स के पास चला जाता है। नर्स बाहर इतने सारे लोगों को देख कंफ्यूज थी कि बेबी सबसे पहले किसे दे। करण तो सबसे पहला सवाल नर्स से ये पूछता है कि आशी कैसी है। नर्स जवाब देते हुए कहती हैं, वो बिल्कुल ठीक है, कुछ देर में उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। निया आगे आ कहती हैं, ये बताओ बेबी बॉय है या गर्ल। नर्स बेबी बॉय है ये सुन सभी को निया का उतरा हुआ चेहरा देख हंसी आ जाती है। नर्स जो अभी तक बेबी को लेकर खड़ी थी वो कहती है, प्लीज अब बेबी तो ले लीजिए। करण अनवी को चेयर पर खड़ा कर उसके पास ही खड़ा हो नर्स से कहता है, ये बेबी सबसे पहले मेरी लाडो लेगी। अनवी के चेहरे की स्माइल दुगना हो जाती है। नर्स अनवी के हाथ में बड़े ही ध्यान से बेबी को देती है। करण ने भी अनवी के साथ साथ बेबी को पकड़ रखा था। राज जी आगे अनवी और बेबी के ऊपर से एक 500 के नोट की गुड्डी वार कर नर्स को देते हुए कहती है, हमारे दादा दादी बनने की खुशी में आज पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को मिठाई बांटिएगा। सिमरन जी बलाए लेते हुए कहती हैं, नजर ना लगे मेरे बच्चों को। अर्जुन एक्साइटमेंट में आगे आते हुए कहता है, अब मुझे भी छोटू को लेना है। करण अनवी से कहता है, अब चाचू की बारी। ये सुन अनवी थोड़ी सी उदास हो जाती है।
सिमरन जी अनवी के बाल को सहलाते हुए बोली, अनी चाचू आपके भाई को छिन नहीं रहे, बस कुछ देर के लिए लेंगे, फिर आपको ही हम सब दे देंगे। अनवी करण की ओर देखती है। करण अपनी पलकें झपका सिमरन जी की बात पर हामी भरता है। अनवी मान जाती है। एक एक कर सभी बेबी को अपनी अपनी गोद में लेते हैं। बेबी अर्जुन की गोद में था। तभी कोई अर्जुन की गोद से बेबी को अपनी ओर खींचता है। सामने देख अर्जुन चिढ़ते हुए कहता है, नत्तू पट्टू छोड़ मेरे भतीजे को। अर्जुन बेबी को अपनी ओर करता है। नत्तू घूरते हुए अर्जुन से कहती हैं, तू छोड़ मेरे भांजे को, मैं इसकी इकलौती मामी हूँ, मैं लूंगी मेरे भांजे को। नत्तू बेबी को अपनी ओर करती है। श्री नत्तू को डांट लगाते हुए कहती हैं, नत्तू तुम खुद एक बच्चे की माँ हो, कब बड़ी होगी तुम। देव अपनी गोद में प्यारी सी 2 महीने की बेबी गर्ल को लिए खड़ा नत्तू से कहती हैं, मुझे तो लगता है ये पागल लड़की अपनी बच्ची के साथ ही बड़ी होगी, मुझे 2 बच्चियों को संभालना होगा। नत्तू मुंह बनाते हुए कहती हैं, आप तो चुप रहिए, आपसे बोल कौन रहा है। आकाश जी भी अब ठीक हो चुके थे। वो श्री का हाथ पकड़कर दूसरे हाथ से छड़ी के सहारे चलते हुए आगे आकर बेबी को लेने की उम्मीद से देखते हैं। श्री आगे बढ़कर कहती हैं, मामी से पहले नाना नानी का हक है और उनसे भी पहले बड़ी नानी का। पार्वती जी कहती है। अर्जुन पार्वती जी को बेबी देकर कहता है, दादी जी आपको दे देता हूँ, लेकिन इस नत्तू पर मुझको भरोसा नहीं, मेरे भांजे को उछलते हुए गिरा दिया तो। नत्तू मुंह बनाते हुए कहती हैं, बड़ा आया, मेरी देविका तो मेरे हाथ से आज तक नहीं गिरी। अर्जुन उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, वो तो देव की गोद में रहती है, तुम्हारी गोद में तो मैंने देखा ही नहीं। नत्तू आगे कुछ कहने को होती है कि सिमरन जी अर्जुन को डांटकर इन दोनों के झगड़े को बंद करवाती है। पार्वती जी बेबी को आकाश जी को देती है। अक्ष जी के हाथ कांप रहे थे। ये देख श्री भी बेबी को पकड़कर कहती हैं, देखो अक्ष जी, आज हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि अब इनके भी बच्चे हो गए हैं। कुछ देर बाद करण अपने बेबी और अनवी को लेकर आशी के पास जाता है। आशी जैसे ही उन तीनों को देखती है, उसके दर्द और थकान से भरे चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आशी बेड से टेक लगाकर बैठ जाती है। करण आगे आशी को बेबी देते हुए कहता है, थैंक यू आशी, इतने प्यारे गिफ्ट खातर, इतने प्यारे गिफ्ट के लिए। आशी अपने बेबी के फॉरहेड पर चूमती है और अनवी को भी वही अपने पास बैठने का इशारा करती है। आशी अनवी के फोरहेड पर भी प्यार से चूमती है। आशी करण का हाथ पकड़कर कहती हैं, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, मेरी कमियों, मेरी कमजोरी, मेरे डर को एक्सेप्ट कर मुझे इतनी प्यारी फैमिली दी। एक एक कर सभी आशी से उसका हाल चाल पूछने आ जाते हैं। हवेली से भी सभी आ चुके थे। नाज और रोनी भी अपने शैतान से बेटे के साथ आ चुके थे। नीति बेबी को लेते हुए कहती हैं, हाय हाय जेठानी जी, ये तो बिल्कुल करण पर है। नाज और निशी आशी से कहती हैं, अरे अब बेबी का नाम तो सोचो। आशी अनवी से कहती हैं, नाम मेरी लाडो सोचेगी। अनवी सोचते हुए कहती हैं, अनवी का अनवा। इसी के साथ ये स्टोरी यही खत्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। यदि कोई सीन आपको पसंद नहीं आया हो तो दिल से माफ़ी चाहती हूँ। आपका, मेरा और इस कहानी का साथ यही तक था। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आगे भी आप सभी को एक नई कहानी के साथ मिलेंगे थोड़े से समय के बाद।